नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 25 फरवरी 2014 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। नेशनल आयुर्वेदा समिट के मौके पर मोदी जी ने कहा कि आज मेरे सामने एक प्रकार से लघु भारत है। हिंदुस्तान के 26 राज्यों के प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। मैं नहीं मानता हूं ऐसे विराट रूप का दर्शन करने का सौभाग्य मुझसे पहले कभी किसी को भी मिला होगा। जब भी आयुर्वेद की चर्चा आएगी तो धन्वंतरी का नाम प्रमुख रूप से रहता है। हमारा जो गिर सोमनाथ जिला है, जहां सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र है, जहां भालका जी तीर्थ क्षेत्र है, जहां भगवान श्री कृष्ण का अंतिम श्वास भालका तीर्थ में हुआ था, उसी प्रकार से इसी गिर सोमनाथ जिले में धानेज गांव है। वहां पर भगवान धन्वंतरी का अंत्येष्टि हुई थी और आज भी सोमनाथ के पास धानेज गांव में भगवान धन्वंतरी की समाधि की पूजा होती है। वहां के लोग उस रूप में उसको पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन ये बातें ऐसी हैं, बताए बिना पता चलता नहीं है। और बताए बिना पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि 60 साल तक इसे भुला देने के बहुत प्रयास हुए हैं। हमारे देश के सत्व को, हमारे देश के तत्व को सदियों की गुलामी मानसिकता का इतने प्रभाव में दबी हुई है कि हमें भी अपने पर शक होने लग जाता है। और जिनकी ये अवस्था होती है वे कभी भी समाज के सामने, दुनिया के सामने एक शक्ति के रूप में उभर नहीं सकते हैं। आज मेरे सामने एक प्रकार से लघु भारत है। हिंदुस्तान के 26 राज्यों के प्रतिनिधि यहां मौजूद है। मैं नहीं मानता हूं ऐसे विराट रूप का दर्शन करने का सौभाग्य इसके पहले किसी को मिला हो। किसी ने ऐसा समारोह आयोजित नहीं किया होगा। तो आप सब यहां आए इसलिए भी मैं आपका आभारी हूं। आप जिस स्थान पर बैठे हैं ये महात्मा मंदिर है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब भी बीच में समय मिले इस महात्मा मंदिर को जरूर देखें। ये महात्मा मंदिर क्योंकि हमारा गांधीनगर है, लेकिन गांधी के नाम से यहां कुछ ज्यादा था नहीं, तो इसलिए हमने एक महात्मा मंदिर बनाने का निर्णय किया। और ये देश का एक प्रकार से बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना है आज। और जिस सभागृह में आप बैठे हैं, यानी महात्मा मंदिर का बहुत एक हिस्सा सिर्फ 180 दिन में बना है। आप अपना फ्लैट भी बनाते होंगे रहने के लिए, तो 3-4 साल तो यूं ही निकल जाते होंगे। 180 दिन में बना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश के पास, हमारे देश के युवकों के पास क्या इतना सामर्थ्य है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। आधुनिक टेक्नोलॉजी और विज्ञान से बना हुआ एक महात्मा गांधी का म्यूजियम भी है यहां पर। समय मिले आप जरूर देखिए उसको। बाबा रामदेव जी ने अपने अनुभव से, और उनका तो इस क्षेत्र में समर्पण है,
आयुर्वेद का चलन दो बातों पर प्रमुख रूप से निर्भर करता है। एक, आयुर्वेद के डॉक्टरों का आयुर्वेद पर भरोसा हो। बहुत कम तालियां बजी। क्योंकि वो निकला था तो डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन कोई मेल बैठा नहीं तो बैजराज बन गया। और कोई उसको बैजराज कहे तो उसको कभी कभी बुरा लगता है, मैं तो डॉक्टर हूं, मुझे बैजराज क्यों कहते हो। सबसे पहली आवश्यकता है अपनी परंपराओं पर हमारा अपना बहुत ही विश्वास होना चाहिए, हमें भरोसा होना चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी के जीवन में ऐसे कितने ही अवसर आए होंगे जब उनके पहनावे को लेकर के, उनके खान-पान के लेकर को दुनिया के सब लोगों के सामने बैठते होंगे, गोलमेज परिषद में बैठते होंगे, तो ऐसे कई सवाल आए होंगे। सारे लोग इतने 6 फुट ऊंचे हो, 7 फुट ऊंचे हो, कोट पैंट टाई पहनी हो, गोरे गोरे चमड़ी हो, बड़ा प्रभावी माहौल हो, और उसमें एक छोटा सा शरीर वाला ऐसे ही एक कपड़ा ढका हुआ इंसान, साइकोलॉजिकली कोई भी आदमी दब सकता है। लेकिन यही तो महात्मा गांधी की ताकत थी, अपने पर उसका इतना भरोसा था उस महापुरुष को। वो दुनिया की किसी भी शख्सियत से अपने टर्म्स पर ही बात करते थे। किसी भी बड़ा व्यक्ति है तो कहते थे साबरमती आश्रम में आ जाना, बात कर लेंगे। उसको नीचे बैठना आता नहीं था, ये नीचे बैठते तो उसको नीचे ही बैठना पड़ता था सामने वाले को। उनको ये नहीं था कि मेहमान आ रहा है चलो कुर्सी लगाओ मैं भी कुर्सी पर बैठूं, नहीं, उन्होंने अपने नियमों को जीवन में जिया था। कहने का तात्पर्य ये है, हमें अपनों ही बातों पर भरोसा होना चाहिए। अगर यही लोग वे आयुर्वेद पर अड़े न रहें तो पेशेंट क्या करेगा भाई। वो तो कहता है साहब शाम को जाना है, ड्यूटी पर जाना है, बुखार अभी उतर जाए, कुछ करो। तो वैद्यराज को भी लगता है यार चलो मार दो। दूसरी बात है, पेशेंट को भी पेशेंस चाहिए। अगर पेशेंट को पेशेंस नहीं है तो उसका और आयुर्वेद का मेल नहीं बैठता है। मैं जब छोटा था तो एक कथा सुनना करता था। कहते हैं कि पहले के जमाने में जो वैद्यराज हुआ करते थे वे अपना सारी रिसर्च एक्टिविटी साथ साथ करते रहते थे और भ्रमण करते थे। किसी एक जंगल के पास जाएंगे, उस गांव में रहेंगे और उस जंगल की जो जड़ी बूटियां हैं उसकी रिसर्च करते रहते थे और आसपास के गांव के लोगों की बीमारियों के लिए दवाई भी करते थे। उस समय तो बीमार भी लोग बहुत कम पड़ते थे और अपना रिसर्च का काम करते रहते थे। 6-8 महीना वहां कर लिया, फिर अपना सारा माल सामान उठा करके दूसरे जंगलों की तरफ चले जाते थे। यही उनका जीवन रहता था। तो एक बार एक वैद्यराज एक गांव में इस प्रकार से काम कर रहे थे तो एक मरीज उनके पास आया। उसने कहा कि भाई जी मेरा तो जीवन खत्म हो गया है, बहुत दवाइयां की, कुछ मेल नहीं बैठ रहा है,
आप कुछ रास्ता निकालिए। अब वो भी यानी इतना परेशानी महसूस करता था कि आत्महत्या के कगार पर खड़ा था। तो बैदराज जी ने उसे कहा, भाई पहले ये बताओ, तुम्हारी तैयारी ही है, तुम जीना चाहते हो अच्छे ढंग से, मन तुम्हारा क्या कहता है? उसने कहा, कौन नहीं जीना चाहता, मैं भी जीना चाहता हूं। अब जब बैदराज की बात आती है तो परहेज तो पहले ही आती है। तो उनका, भाई परहेज का पालन करोगे? नहीं, बोले जिंदगी से ऐसा थक चुका हूं, मैं सब कुछ पालन करूंगा। देखिए, तुम अगर परहेज की पालन करते हो तो मैं दवाई तुम्हें देता हूं और मैं दावा करता हूं कि तुम ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने परहेज ऐसी कठिन बता दी, कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई किसी को कहे कि तुम खिचड़ी और कैस्टर ऑयल इसको खाओ तो कौन खाएगा? उन्होंने ऐसा ही कुछ बता दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। खैर, वो उन्होंने दवाई कर रहे थे। एक आध महीने के बाद वो अपना बिस्तर बोरिया लेकर के उठा करके चले गए। 25 साल के बाद फिर घूमते घामते उसी जगह पे आए। तो वो जो पेशेंट था 25 साल पहले मिला था, वो उनके पास गया। बोले, बैदराज जी आपने मुझे पहचाना? तो बोले, नहीं भाई, मुझे पहचान। अरे बोले, 25 साल पहले जब आप यहां आए थे, बोले आया तो था, लेकिन मैं तुम्हें। तो बोले, आपको एक ऐसा मरीज मिला था जिसको आपने, जो जीवन मरण के बीच जी रहा था, और आपके पास आया था और उसने आपको प्रार्थना की और आपने उसको दवाई दी और परहेज करने के लिए कहा। तो बैदराज जी को उत्सुकता, अच्छा भाई क्या हुआ, वो जिंदा है कि क्या हुआ? तो इसने कहा, बैदराज जी वो मैं ही हूं। अरे बोले, इतने अच्छे हो गए, तुमने बराबर परहेज का पालन किया था? तो इसने कहा, उस समय किया था ऐसा नहीं, आज भी मैं उसी परहेज के आदी हो गया हूं। तो बैदराज जी खड़े हुए और उस पेशेंट के पैर छुए, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। बोले, आज के जमाने में ऐसा पेशेंट कहां मिलता है जिसके कारण मेरी दवाइयां सही निकल पाएं, ये विश्वास पैदा हो जाए। तो ये भी एक संकट है, उसको शाम को ही दवाई चाहिए। इन सब के बावजूद भी ये एक शास्त्र है, सदियों पुराना शास्त्र है, और हमें कोई, हम ही बच्चे, हम ही बड़े, हमें ये अनुकूल है। और आज भी दुनिया में होलिस्टिक हेल्थ केयर ये सारे विश्व में एक प्रचलित परंपरा के रूप में विकसित हो रहा है। इतना एलोपैथी, इतना सारा सर्जरी, इतनी सारी दुनिया आने के बावजूद भी जगत होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसी ने सोचा होगा कि होम्योपैथी फिर से इस बार दुनिया के अंदर अपना पैर जमा लेगी? आज विश्व में होम्योपैथी ने फिर से अपना एक रुतबा प्रस्तुत कर दिया है। समाज के सभी वर्ग के लोगों में होम्योपैथी ने अपनी जगह बना ली है। लोगों का विश्वास बढ़ने लगा है। इसलिए आयुर्वेद के क्षेत्र में निराश होने का कोई कारण मैं नहीं देख रहा हूं।